हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो जैसे कि हम चैप्टर कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के सारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि डेटा क्या होता है, रॉ डेटा क्या है, ग्रुप्ड डेटा क्या है, कैसे हम डेटा को ग्रुप में लिखते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं और अच्छे से समझ ली है। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो उस लेक्चर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। आज हमने चैप्टर का मेन जो पार्ट है दैट इज मीन मीडियन मोड, उन्हें कवर करना है। ठीक है, ये जो तीनों टॉपिक्स है उन्हें हमने वन बाय वन अलग अलग लेक्चर्स में कवर करना है। ओके, क्योंकि हमने पहले कंसेप्ट समझना है, देन उनके डिफरेंट मेथड्स देखने हैं, देन उनके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर बिना किसी देरी के। तो हमारे चैप्टर के तीन मेन पार्ट्स हैं, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये तीन पार्ट्स हैं, मीन, मीडियन, मोड। ये क्या कहलाते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी हम इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है पूरे डेटा सेट में से जो हमें इंफॉर्मेशन देती है डेटा के बारे में कि वो डेटा कैसा ट्रेंड शो कर रहा है। ओके, कि हम एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन भी निकाल सकते हैं, या मिडिल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तीनों जो है मीन, मीडियन, मोड जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी है। इसका फायदा क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का फायदा क्या होता है कि हमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन को नहीं स्टडी करना पड़ता, हम पूरे डेटा सेट में से एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जो उस पूरे डेटा सेट की हमें इन्फॉर्मेशन जो है, जो हमारी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो हमें प्रोवाइड कर देता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने मीन के बारे में पढ़ना है। अब मीन जो है वो ग्रुप्ड डेटा का भी पता कर सकते हैं हम, और अनग्रुप्ड डेटा का भी। तो सबसे पहले हमने स्टडी करना है अनग्रुप्ड डेटा के बारे में। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं रॉ डेटा, जो हमने एज इट इज नोट किया होता है। जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे हैं, वो हमने एज इट इज नोट की होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। ओके जी, अब ये एक एक्सपेरिमेंट है कि वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर रिटन बिलो इन केजी, कि 5 स्टूडेंट्स के वेट जो है किलोग्राम में यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, कि 40, 45 केजी, 50 केजी, 60 केजी, 55 केजी। ओके, पूछ रहे हैं कि इसका मीन निकालो। अब मीन का हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या पता है? इजी सा फॉर्मूला, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये ऑब्जर्वेशंस क्या है? ये जो हमारे अलग अलग रिजल्ट्स आए हैं, इन्हीं को हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, और इन सबको ऐड करके दैट इज 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 55, इन्हें हमने डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, कि टोटल कितने रिजल्ट से 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एन, कैपिटल एन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसीज। ओके, फ्रीक्वेंसीज, लेकिन ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मैंने बोला सबमिशन, सिंबल मैंने ये लगाया, हो गया ना कंफ्यूज? बताती हूँ। तो ये सिंबल जो है वो हम यूज करते हैं टू ऐड थिंग्स, टू ऐड नंबर्स, टू ऐड पीपल, कुछ भी हो सकती है, हम सबमिशन के लिए ऐड करते हैं, दैट इज टू ऐड थिंग्स। ठीक है, इसे बोलते क्या है? सिग्मा। इसे बोलते हैं सिग्मा। ये यूज होता है चीजों को ऐड करने के लिए। यहाँ पे हमने किन चीजों को ऐड किया? दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, कि हमने जितनी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज थी सभी की 1 1 1 एक एक बार ही है, तो हमने सभी को ऐड कर दिया। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 5। ओके, तो यहाँ से हमने इसे सिंप्लीफाई किया, हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई 50। अब मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस सिंबल से, दैट इज एक्स बार। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स बार, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे मीन को। क्लियर है जी? ओके, तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना? एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ all observations, that is summation of xi। अब मैं बताती हूँ कि xi क्या होता है, और नीचे आएगा summation of frequencies, या फिर हम लिख सकते हैं n। ये स्लैश का मतलब डिवाइड नहीं है, चलो मैं इसे यहाँ पे इरेज ही कर देती हूँ, आपको अलग अलग ही दो फॉर्मूलाज लिख देती हूँ। summation of observations अपॉन n, या फिर हम लिख सकते हैं summation of observations, या फिर summation of xi। इजी, ये हैं दो फॉर्मूलाज मीन निकालने के लिए। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है? दैट इज एक्स आई, ये होती है ये वैल्यूज, ये है एक्स आई, ये है एक्स, ये है एक्स, ये है एक्स, ये अलग अलग जो है हमारी ऑब्जर्वेशंस है। इन सभी का सम, दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, दैट इज एन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं समेशन ऑफ एफ आई। इजी, इसे हम क्या बोल सकते हैं? रॉ डाटा का मीन भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन। ओके, अर्थमेटिक मीन भी इसे बोल सकते हैं, या फिर हम सिंपली मीन भी बोल सकते हैं। अब ये तो थी हमारी ऑब्जर्वेशन, जो थी वो बहुत कम थी। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी सी? सिर्फ 5। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है, जैसे 25, 50, 100 की गिनती में है, तो हम क्या करते हैं? डेटा को ग्रुप में लिखते हैं।
डेटा को हम ग्रुप में लिखते हैं ताकि एक एक ऑब्जर्वेशन लिखने की बजाय जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह लिखने की बजाय अगर इस तरह हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है तो हमारे पास तो एक बहुत लंबी सी लिस्ट बन जाएगी। तो हमने वैसे नहीं करना, हमने क्या करना है उन ऑब्जर्वेशंस को ग्रुप में लिख देना। अब वो ग्रुप कैसे बनते हैं ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब उन ग्रुप्स को कैसे स्टडी करेंगे मीन निकालने के लिए ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो लास्ट तक जरूर बने रहना है आपने ताकि आप पूरी नॉलेज जो है वो आज के लेक्चर से गेन करके जाओ। तो जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हमारे पास रॉ डेटा था तो उसका हमने मीन कैसे निकाला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला लगा के हमने मीन निकाल लिया। लेकिन ग्रुप्ड डेटा में ऐसा नहीं होता। ग्रुप्ड डेटा में अलग अलग ग्रुपिंग के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं मीन निकालने के लिए। ओके, तो वो 3 मेथड्स हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब इनके भी आगे क्लासिफिकेशन है कि ये किन किन ग्रुप्स के लिए या किस किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होते हैं। सो जो डायरेक्ट मेथड है वो यूज होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और बाकी के जो 2 मेथड्स है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होते हैं। अब ये डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, ये हमें पता है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में सारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर किए। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो हम साथ के साथ क्वेश्चन में समझते जाएंगे। ओके, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने से। तो फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बेसिक है ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लिख देती हूँ उसका फॉर्मूला, दैट इज डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। तो मीन निकालना है ऑब्वियसली x बार होगा, यहाँ पे इक्वल होगा ये किसके, समीशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समीशन ऑफ fi। अब ये फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट हो गए हमें उन्हें ऐड करना है, देन उन्हें डिवाइड करना है सारी फ्रीक्वेंसीज के सम के साथ। क्लियर है जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये टेबल बना हुआ है और पूछा गया है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड है कि इतने मार्क्स है 10 20 30 40 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि 10 मार्क्स एक बच्चे के आए हैं, 20 मार्क्स एक बच्चे के, 30 3 के, 40 2 के और 50 कितने मार्क्स आए हैं सिर्फ 3 बच्चों के। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये उनकी क्या है, फ्रीक्वेंसीज। क्लियर है। अब आप मुझे ये बताओ, वीडियो पॉज करो, मुझे ये बताओ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरह की है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सोचो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब जिन बच्चों ने तो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया अच्छे से समझा, उन्हें तो पता चल गया होगा कि ये कौन सा मेथड है, सॉरी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सिंगल ऑब्जर्वेशन की लिखी हुई है कि 10 की फ्रीक्वेंसी 1 है, कि 10 कितने मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं 1 के, 20 मार्क्स 1 के और 30 कितने हैं 3 के, सिमिलरली 40 2 के हैं, 50 3 के। हमने ऐसा नहीं लिखा कि 30 से 40 इतने बच्चों के मार्क्स आए, नो, हमने एग्जैक्ट मार्क्स दिए हैं कि 30 इतने बच्चों के मार्क्स आए। ठीक है, तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी देखा है कि डायरेक्ट मेथड यूज होता है फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है जी, साथ साथ लिखते जाना आपने फॉर्मूला जो है। ओके, अब फॉर्मूला था fi xi का प्रोडक्ट को बाद में सम करना है, देन फ्रीक्वेंसीज के सम के साथ उसे डिवाइड करना है। तो मैंने आपके लिए टेबल पहले ही लिखा हुआ है, xi सारी लिखी हुई है, ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है, चाहिए क्या xi इंटू fi, तो इन्हें कर दो मल्टीप्लाई, दैट इज 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 विल बी 20, 30 इंटू 3 विल बी 90, 40 इंटू 2 विल बी 80 एंड 50 इंटू 3 विल बी 150। क्लियर। अब इन्हें क्या करना है, सम करना है, समीशन का साइन है। ठीक है, तो इन्हें ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 90 120, 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 150 विल बी 350। यहाँ पे हमने लिख देना है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समीशन ऑफ fi xi। ओके जी। अब स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में फॉर्मूलेस तो 2-4 ही हैं, ठीक है, कि मीन के 3 है, देन मीडियन और मोड के होंगे, लेकिन जरूरी क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी बहुत सही होनी चाहिए, आपको टेबल्स आनी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, तभी आपके आंसर जो है वो टू द पॉइंट बिल्कुल सही आएंगे। ओके, तो बहुत ध्यान से आपने कैलकुलेशन करनी है, ये मेरी एडवाइस है आपको। ठीक है, बहुत ध्यान से हमने कैलकुलेशन करनी है, एक बार कैलकुलेशन कर ली उसे क्रॉस चेक जरूर करो कि क्या मैंने सही लिखा है। ठीक है, तो हमने समीशन ऑफ fi xi तो निकाल लिया, देन हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लो, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ गया 10। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ, दैट इज x बार इक्वल टू fi xi की वैल्यू कितनी आई है 350 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम है 10, 0 से 0 कैंसिल और मीन की वैल्यू आ गई 35, यानी कि x बार जो है वो 35 है। और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जितने भी बच्चे थे उनके एवरेज मार्क्स जो है वो 35 के अराउंड है।
कि 35 से या तो कम है या तो ज्यादा है, या फिर 35 है कि 35 के अराउंड ही उनके मार्क्स जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स के, ये उनका एवरेज स्कोर है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मीन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आपने ध्यान किया होगा कि यहाँ पे भी हमारे पास डेटा की जो ऑब्जर्वेशन है वो कमी है, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है कि 10 की 1, 2 की 1, 20 की 1, इस तरह। लेकिन अब डेटा इससे भी ज्यादा हो सकता है, ऑब्जर्वेशन जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है। तब हम उन्हें क्या कर देंगे, ग्रुप में उन्हें लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्रुप कैसे बनाएंगे और उससे रिलेटेड कौन कौन से मेथड है पहले हम वो देख लेते हैं कि हम कौन कौन से मेथड यूज करके उनका मीन निकाल सकते हैं। तो ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन निकालने के मेथड्स थोड़े से और अलग है। फॉर्मूलाज आपने 1 2 बार ही लिखे तो आपको वो वैसे ही याद हो जाएंगे, आपको इस लेक्चर में साथ साथ मेरे साथ करते करते ही सम जो है वो याद होते जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए। अज्यूम्ड मीन मेथड, अब नाम से ये क्लियर हो रहा है कि अज्यूम, हमने माना है कुछ, कि हमने मीन को कोई वैल्यू मान ली है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, x बार दैट इज मीन इक्वल टू a दैट इज अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ fi इंटू डी आई। अब ये डी आई क्या है, डेविएशन है, जब हम सम प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a दैट इज अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ fi डी आई अपॉन समेशन ऑफ fi। सिमिलरली स्टेप डेविएशन का भी फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से है, सिर्फ उसमें एक पैरामीटर ऐड होगा, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ fi इंटू ui। अब ये ui जो है वो di से ही हमने आगे निकालना है, तो कोई इसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आपको देखने में लगेगा कि नहीं ये तो फॉर्मूलाज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, नहीं याद होंगे मुझसे, ऐसी गलती मत करना, बहुत इजी है, यहीं से ये वाला फॉर्मूला बना है। ओके, डी से ही हमने यूआई की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है वो आपको अभी कुछ ही मिनटों में पता चलने वाला है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूलाज अपनी नोटबुक पे नोट कर लो और फिर हम इन्हें यूज करेंगे अपने नेक्स्ट जो हमने मीन निकालना है उसमें, ठीक है जी। तो ये 2 फॉर्मूलाज है अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन के लिए, किन ग्रुप्स के लिए, जहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा होंगी। तो चलिए अब फटाफट से सीखते हैं कि अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स और नंबर ऑफ स्टेट्स यूटी दिए हुए हैं कि अलग अलग फीमेल टीचर्स की परसेंटेज है अलग अलग नंबर ऑफ स्टेट्स में, कि 6 स्टेट्स में 15 से 25% टीचर्स जो है वो फीमेल है, देन 11 स्टेट्स में 25 से 35 है, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे ग्रुपिंग की होती है, क्लास इंटरवल बने होते हैं, वहां पे सबसे पहली चीज हमने क्या नोटिस करनी होती है कि क्या क्लास इंटरवल्स जो है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है या फिर इंक्लूसिव फॉर्म में है। ओके, हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो क्लास इंटरवल्स बने हुए हैं वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है या इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव फॉर्म वो होती है जहां पे एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जो है वो दूसरे की लोअर लिमिट के साथ मैच हो रही है, दैट इज 25 के साथ है, 35 45 यहाँ पे अपर लिमिट है, यहाँ पे ये लोअर लिमिट है। तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्सक्लूसिव। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को एक गिवन क्लास इंटरवल में इग्नोर करते हैं और उससे एक कम वैल्यू लेते हैं, दैट इज यहाँ पे हम क्या क्या काउंट करेंगे, 15 से 24, देन यहाँ पे 25 से 34, 35 से 44, ठीक है। हम इस तरह से काउंट करते हैं। और अगर किसी केस में आपको इंक्लूसिव फॉर्म दी है जहां पे आपको इस तरह से वैल्यूज दी हो, दैट इज 15 25 देन 26 35 इस तरह दी हो, तो आपने पहले उसे एक्सक्लूसिव में चेंज करना है। ओके, तो ये एक कंडीशन होती है। अब ये जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 15 से 24% फीमेल टीचर्स हैं वो 6 स्टेट्स में है, 25 से 34% फीमेल टीचर्स 11 में है, सिमिलरली 7 4 4 2 1 इस तरह की हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें पता करना है इस डेटा का मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशंस पता होनी चाहिए, दैट इज xi और fi तो हमें गिवन है, लेकिन क्या हमें यहाँ पे xi दैट इज ऑब्जर्वेशन गिवन है, गिवन तो है लेकिन वो प्रॉपर एक xi की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हमें एक ऑब्जर्वेशन ही दी हुई, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 15 से 25 तक, यानी कि 15 से अगर हम 24 तक काउंट करें तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आती है, लेकिन हमें चाहिए कितनी, सिर्फ एक। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें क्लास इंटरवल गिवन होते हैं तो हम उसका पहले निकालते हैं क्लास मार्क। क्या निकालते हैं, गिवन क्लास इंटरवल का हम निकालते हैं क्लास मार्क, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं xi से। क्लास मार्क क्या होता है, मिड वैल्यू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लास मार्क होती है मिड वैल्यू एक गिवन क्लास इंटरवल की, जो कि हमें एक सिंगल ऑब्जर्वेशन देती है, ठीक है। अब मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि क्लास इंटरवल की एवरेज निकाल के, एवरेज मतलब दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, तो 15 प्लस 25 हो जाएंगे 40, 40 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा
20, easy. Similarly 35 plus 25 60 divided by 2 30, 45 plus 35 कितने हो जाएंगे 80, then 80 divided by 2 will be 40, 20 30 40। अब यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न बड़ा सिंपल सा बता रही हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब यहाँ पे इंटरवल में ये जो क्लास इंटरवल है उसमें डिफरेंस कितने का है 10 का, 10 10 10, यानी कि इसमें डिफरेंस कितना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 10 10। और आप यहाँ पे अगर ध्यान करो क्लास मार्क में तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो भी 10 का ही है। 20 में से 20 से 10 का कितना डिफरेंस है 10 का, 30 और 40 में कितना डिफरेंस है 10 का, तो आगे भी ये जो डिफरेंस है वो 10 का ही कंटिन्यू होगा। तो एक पैटर्न बन गया है 10 10 10, यानी कि 20 30 40 50 60 देन 70 और लास्ट वैल्यू होगी हमारी 80। जितना डिफरेंस क्लास इंटरवल का है उतना ही डिफरेंस जो है हमारे क्लास मार्क में होगा। इजी। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। तो अज्यूम्ड मीन मेथड का जो हमने फॉर्मूला लिखा था वहां पे हमें डी चाहिए था, फ्रीक्वेंसी तो चाहिए थी लेकिन डी भी चाहिए था। अब ये डी क्या है, तो डी हमने कैसे कैलकुलेट करना है, डी का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अब आया हमारे ध्यान में ए, दैट इज अज्यूम्ड मीन, जो कि मेथड का नाम ही है अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो अब ये ए क्या है, तो ए क्या है अज्यूम्ड मीन, यानी कि हमारी तरफ से माना हुआ मीन, की हमने मीन की कोई वैल्यू मान ली है। तो हमने ये मीन की कौन सी वैल्यू माननी है, ये जो एक्स आई है ना, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्वियसली कि जो मीन है वो ऑब्जर्वेशन में से कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन सारी ऑब्जर्वेशन में से किसी भी वैल्यू को आपने मान लिया कि ये मेरा मीन है। अब मैं मीन मान रही हूँ 50 को, आप मीन मान सकते हो 30 को, कोई थर्ड स्टूडेंट आता है वो 70 को मान सकता है मीन, तो आप किसी भी वैल्यू को मीन मान सकते हो। जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा, हमारा आंसर जो है वो सही आएगा। चाहे तो आप अलग अलग क्वेश्चंस के लिए ऐसे करके देख लेना, लेकिन आपका आंसर जो है वो फाइनल मीन का वो सेम ही आएगा। अब इस केस में मैं मीन मान रही हूँ 50 को, दैट इज 50 को मैं लिख रही हूँ कैपिटल ए, दैट इज अज्यूम्ड मीन। ये मैंने कैसे किया, मैंने 3 वैल्यूज ऊपर की छोड़ दी, नीचे की छोड़ दी 3, और बीच में जो वैल्यू आई बिना मैंने पार्शियलिटी के मैंने उसे मान लिया अपना मीन, ठीक है जी। अब डी की वैल्यू कैसे निकालनी है, एक्स आई माइनस ए, दैट इज सिंगल ऑब्जर्वेशन में से हमने अज्यूम्ड मीन को क्या करना है माइनस, यस। तो 20 माइनस 50 विल गिव अस minus 30, 30 minus 50 will give us minus 20, 40 minus 50 minus 10, 50 minus 50 0 हो जाएगा क्योंकि 0 डेविएशन है, 60 minus 50 हो जाएगा 10, 70 minus 50 हो जाएगा 20 और 80 minus 50 हो जाएगा 30। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डी है क्या, डी है डेविएशन। डेविएशन मतलब किसी चीज का चेंज होना उसकी एक्चुअल वैल्यू से, उसके पाथ से, या कुछ भी। सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर है 5, ठीक है, तो उसके अराउंड अगर हम 6 7 लिख रहे हैं, 6 आगे 7 पीछे, ठीक है, या 6 पीछे लिख लो 7 आगे लिख लो, जैसे मर्जी है, कि अब 6 और 5 में कितना फर्क है 1 का, और 7 में भी कितना फर्क है, 5 से अगर 7 में देखें तो कितना फर्क है 2 का। यानी कि 6 और 7 जो है वो कितना डेविएट हो रहे हैं 5 से, एक +1 हो रहा है और दूसरा कितना हो रहा है +2, ये उसकी डेविएशन है। 6 और 7 कितना डेविएट हो रहे हैं 5 की वैल्यू से, एक हो रहा है +1, दूसरा हो रहा है +2, तो वो है डेविएशन, ठीक है। तो ये हमने सारी डेविएशन निकाल ली। अब फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए था, एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट। एफ आई हमारे पास है, डी आई हमने निकाल ली है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। एक और कॉलम बना लो, एफ आई इंटू डी आई। अब हर एक फ्रीक्वेंसी को हमने उसकी डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 6 इंटू माइनस 30 विल बी -180, 11 इंटू -20 विल बी -220, 7 into -10 will give us -70, 4 into 0 will give us 0, 4 into 10 40, 2 into 20 40 and 1 into 30 will be 30, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है सही होना, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है आपने भी। 6 into -30 180, 11 -220, ओके, -70 0, 40 40 30, ठीक है जी। अब फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए था, x equal to assumed mean plus summation of fi into di upon summation of fi। fi di तो मिल गया, लेकिन हमें इनका सम भी चाहिए, तो सम हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दो पहले समेशन ऑफ fi और di, इन्हें सभी वैल्यूज को ऐड कर दो। तो हम क्या करते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज है पॉजिटिव वैल्यूज है, इन सबको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि पहले नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर लो, -180 और -220 ऐड होंगे, -180 और 20 कितने हो गए 200, 200 प्लस 200 कितने हो गए 400, 400 और 70 हो गए 470, लेकिन साइन कौन सा आएगा नेगेटिव का, ठीक है जी। अब 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 110 और ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। अब -470 प्लस 1
प्लस 110, इनका आंसर कितना आएगा, इन्हें माइनस कर दो क्योंकि प्लस माइनस होगा माइनस, तो 063। नेगेटिव आएगा साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू आएगी, नेगेटिव साइन है, तो ये आ गया हमारा समीशन एफ आई और डी आई का, दैट इज -360। सिमिलरली अब हमें फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, दैट इज समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 + 6 17, 17 + 7 24, 20 + 4 28, 32, 34 एंड देन 35। ये होगी हमारे पास एफ आई की वैल्यू, ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई की। अब फॉर्मूला जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे पास लिख देती हूँ, देन हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन, ठीक है जी। अब सारे पैरामीटर्स हमारे पास आ गए हैं, बस हमने सिर्फ उनकी वैल्यूज फिल करनी है और यहाँ पे अपनी फाइनल वैल्यू जो है वो मीन की कैलकुलेट करनी है। इजी है, कुछ नहीं है, सबसे पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालो, देन डेविएशन देखो कितनी है, अज्यूम मीन निकाल के कि मैंने इस वैल्यू को अज्यूम किया, देन आगे जो भी हमें पैरामीटर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन की, ठीक है। अज्यूम्ड मीन था हमारा 50, समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितनी आई है -360, नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं, और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 35, ओके। अब प्लस माइनस हो जाएगा -360 अपॉन 35, 5 के टेबल पे इनकी कटिंग कर दो, दैट इज 7, ये हो गया 72, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, 7 आ जाएगा, ये हो गया 350 -72, ओके। अब इनकी कर दो इस तरह से सब्ट्रैक्शन 78, अब एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज मीन की 7 3 21, 78 बचा, 78 बचा, ओके। इसकी आप कर सकते हो डिवीजन, यहाँ पे मैं आपके लिए कर सकती हूँ 278 डिवाइड बाई 7, 7 3 21। अच्छा, ऐसा आपने कभी नहीं करना कि जिन बच्चों को इस तरह डिवीजन करने में डिफिकल्टी होती है ना, कि आप ऐसे ही नहीं कर सकते, तो आप कोई दिक्कत नहीं है कि आप रफ काम नहीं कर सकते, आप साइड में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 7 3 21, ये हो गया 7 9 63, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 5, देन आप डेसिमल लगा लो, 7 7 49, यानी कि 39.7 जो है वो आपकी फाइनल किसकी वैल्यू आई है, मीन की, ठीक है जी। कैलकुलेशन मेन पार्ट है, फॉर्मूला याद रखना डिफिकल्ट काम नहीं है, कैलकुलेशन यहाँ पे मेन है कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए, ठीक है। थोड़े से पॉइंट से या एक आधी वैल्यू से भी आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है और आपको पूरे मार्क्स जो है वो क्वेश्चन में नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से हमने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आया मीन का 39.7, ओके। अब क्वेश्चन मेरे दिमाग में तो जब मैं पढ़ती थी तो ये आता था कि अगर हम मेथड यूज कर रहे हैं तो मेथड अलग यूज कर रहे हैं तो क्या उनके आंसर्स भी वेरी होंगे। अब ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में भी होगा कि हम अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं, कि मैम ने बोला था कि मैं एक ही सम में 2 मेथड आपको समझाऊंगी और निकालना हमने मीन ही है, तो क्या वो आंसर्स वेरी करेंगे या नहीं। तो ये चीज हम चेक करेंगे अपना सेकंड मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे यूज करके, और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर जो है वो 39.7 आएगा या उससे थोड़ा अलग आएगा, ओके। वैसे वो आंसर सेम आएगा, लेकिन फिर भी अगर हमने मेथड चेंज करना है तो थोड़ा बहुत तो डिविएट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो कैसे नहीं होने वाला अभी ये हम डिस्कस करेंगे। ये मुझे श्योर है कि आपने कर लिया ना नोट, जिन्होंने नहीं नोट किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट मेथड। तो चलिए अब हम सीखते हैं हमारा थर्ड मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है हमारे अज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि हमें कुछ कुछ पैरामीटर्स वही चाहिए, जैसे कि हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, दैट इज क्लास मार्क, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख दिया है। मैंने मीन भी अज्यूम कर लिया, क्योंकि स्टेप डेविएशन के फॉर्मूला में भी हमें अज्यूम्ड मीन की वैल्यू चाहिए, तो मैंने 50 ही ली है, ठीक है। देन मैंने डेविएशन कैलकुलेट कर ली, दैट इज डी आई। कैसे कैलकुलेट की, एक्स आई माइनस ए, कि 20 में से पहले 50 माइनस किया, देन 30 में से 50, देन 40 में से 50, सिमिलरली आगे मैंने माइनस करके ये वैल्यूज लिख ली है। अब इस फॉर्मूला में क्या चेंज है कि हमने डी आई के बाद एक और वैल्यू निकालनी होती है यू आई की, जो कि डी आई की वैल्यू को ही एच के साथ डिवाइड करने से मिलती है। डी आई हमने कैसे निकाला था, एक्स आई माइनस ए, उस वैल्यू को अब एच से डिवाइड कर दो। अब एच क्या होता है, क्लास साइज, एच होता है क्लास साइज, और यहाँ पे क्लास साइज है 10। कैसे पता चलता है हमें, एच की वैल्यू निकलती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, यानी कि फर्स्ट क्लास इंटरवल की अगर हमने हाइट निकालनी हो तो वो कितनी है, 25 माइनस 10, ठीक है। 25 माइनस 15 है ये, 25 माइनस 15, तो वैल्यू कितनी आ गई 10। अब सारे क्लास इंटरवल में डिफरेंस एक ही है, तो हाइट सभी की कितनी होगी 10, ओके जी। तो एच होता है हमारा क्लास साइज। तो हमने क्या किया, डी आई की हर एक वैल्यू को एच के साथ अब क्या करना है, डिवाइड। -30 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, -3, -20 डिवाइड बाई 10 -2, -1, यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई नंबर 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 20 डिवाइडेड बाई 10 2, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 की। इजी, हमने डी आई तक सॉल्व किया हुआ था, देन हमने यू आई की वैल्यू निकालनी। अब हमें क्या चाहिए,
एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट, एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट, फ्रीक्वेंसी और यू आई, दैट इज 6 into -3 will give us -18, 11 into -2 -22, 7 into -7 1 -7 0 4, देन यहाँ पे 4 और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब एक चीज आपने नोटिस की है, अगर आप अपना लास्ट सोल्यूशन देखो, वहां पे क्या था, यहाँ पे 0 था 0 था 0 था 0 था, ऐसी था 0 0 0 की वैल्यूज काफी बड़ी थी, लेकिन हमने यहाँ पे बिल्कुल ही उन्हें कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? हाइट से डिवाइड करके, यानी कि क्लास साइज से उसे डिवाइड करके। अब क्यों ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और छोटी वैल्यूज आ जाती है, हमारी कैलकुलेशन जो है वो और आसान हो जाती है, इसलिए ये मेथड जो है वो यूजफुल है। ठीक है जी। अब एफ आई यू आई का हमें सम चाहिए, तो इन्हें ऐड कर दो। एफ आई यू आई का सम चाहिए था। अब जैसे इन वैल्यूज में सभी के पीछे 0 0 था लास्ट सोल्यूशन में, तो हमारा आंसर कितना आया था? जितना भी आया था उसके पीछे 0 थी, तो हम सीधा आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 को हटा के लिख सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से समझना है, तो हम इन्हें दोबारा ऐड करेंगे। -22 और -18 कितने हो जाएंगे? -40 और 47 हो जाएंगे, ऐड 7 करके -47। यहाँ पे हो जाएंगे ये +11, इन्हें कर दो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 36 ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा जो कि बड़ी वैल्यू है। सिमिलरली अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का सम कर दो। फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 35, 11 + 6 17, 17 + 7 24, 24 28 32 34 देन 35। फ्रीक्वेंसीज का सम आया हमारे पास 35। यहाँ पे दोबारा लिख दो इसे 35। ओके जी। अब सारे पैरामीटर्स हमारे पास आ चुके हैं, अब लगाओ इसका फॉर्मूला। x बार इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, चेंज क्या है यहाँ पे, इनटू h, और यहाँ पे डी आई की जगह यू आई है। अज्यूम्ड मीन की वैल्यू है 50, यहाँ पे इसकी वैल्यू है -36, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 35, मल्टीप्लाई इसके साथ करना है h के साथ, दैट इज 10, यानी कि यहाँ पे कर दो 10 के साथ मल्टीप्लाई। ओके जी। अब यहाँ पे 5 2 द 10, 5 7 द 35, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, दैट इज 50 -36 into 2 हो जाएगा 72, ये आ गया 7। फिर से वही केस बन गया, हमने वहां पे भी कैलकुलेशन ऐसे की थी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 7, 350 -72 278 अपॉन 7, और आंसर आ गया आपका 39.7। अब लास्ट में कितना आया था आपका सोल्यूशन में आंसर? 39.7, और यहाँ पे भी आंसर कितना है? 39.7, यानी कि बिल्कुल सेम आंसर आएंगे, आप कोई भी मेथड यूज कर लो मीन निकालने के लिए। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन अलग है तो आपको उसके हिसाब से वही मेथड यूज करना पड़ेगा, लेकिन आंसर जो है वो हमेशा सेम आने वाले हैं। तो इजी है कि स्टेप डेविएशन और अज्यूम्ड मीन मेथड हमने कैसे पता करने हैं, उनके थ्रू हमने मीन कैसे पता करना है, बहुत इजी है। सिर्फ आपने कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, और फॉर्मूलाज तो इनके इजी है, एक से ही दूसरा बन जाता है। ओके, तो आई होप कि ये जो आज का लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कैसे आपको और अच्छे से इसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि आप 2-4 सम अभी लेक्चर खत्म होते ही आप साथ ही प्रैक्टिस कर लो, तो आपको फॉर्मूला जो भी है, फॉर्मूला जो है मीन के, वो भी अच्छे से इसी वक्त याद हो जाएंगे कि बाद में जब आप करने बैठोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगर इस चैप्टर में अभी तक कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, हम उस पर भी आपके सोल्यूशन जो है वो जरूर प्रोवाइड करेंगे। ओके, और ट्राई करो कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितने हम प्रैक्टिस करते हो उतने ही फॉर्मूलाज हमारे दिमाग में रिटेन होते हैं। ठीक है जी। और अगर आप मीन को समझने से पहले अपने बेसिक क्लियर करना चाहते हो तो आप ऊपर दिए लिंक पे क्लिक कर सकते हो और उससे भी समझ सकते हो।